हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर सेकंड को। और इसमें हम बेसिकली प्रवास के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इससे प्रीवियस जो हमने बुक डिस्कस की थी वो थी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसमें हमने वर्ल्ड की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने प्रवास के बारे में बेसिक चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। तो एक बार आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर गो थ्रू कीजिए। तो उनमें हमने प्रवास के बारे में सारी चीज़ें देखी थी कि प्रवास का जो फैक्टर है वो क्या रहता है, जो प्रवास की स्ट्रीम होती है वो क्या होती है, ठीक है, और प्रवास के कारण क्या है, परिणाम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करती की थी। और इस चैप्टर में हम इंडिया की जो माइग्रेशन की प्रोसेस, जो प्रणाली है या एक पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे कि जो चार टाइप के पैटर्न बनते हैं प्रवास के उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक बार जो बेसिक चीज़ें हैं उनको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है, प्रवास। ठीक है। प्रवास का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है वो किसी पर्टिकुलर ए लोकेशन से किसी बी लोकेशन पर जाता है। ठीक है। तो अब बी लोकेशन पर जाएगा तो इस जो जाने का बी लोकेशन पर जाने का मेन कारण क्या रहता है कि प्रेजेंट टाइम में जो सोसाइटी है वो हेल्थ, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में और रोजगार के मामले में, इस मामले में जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है। तो जो प्रोसेस है ए स्थान से बी स्थान पर जाने का, इसको हम प्रवास बोल देते हैं जनरली। ठीक है। तो प्रवास के लिए जो मेन जो फैक्टर होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर। पुश का मतलब होता है धक्का देना या किसी भी रीजन से बाहर निकालना, और दूसरा होता है पुल फैक्टर। ठीक है। तो पुश फैक्टर में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज तो अवेलेबल होता है, मानव संसाधन यानी जनसंख्या अच्छी खासी रहती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं होती है, एजुकेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती है, रोजगार के साधन नहीं होते हैं। और जो रोजगार के साधन होते हैं वो भी सीजनल बेस पे होते हैं, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज में लोग ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार से जो पुल फैक्टर है यानी खींचना, ठीक है, तो यहाँ पे खींचने का कारण क्या है कि व्यक्ति यहाँ पे जो हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके बाद में रोजगार के जो संसाधन है वो डाइवर्स है। कहने का मतलब व्यक्ति को यदि एक रोजगार नहीं मिला तो वो दूसरे को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। तो इस टाइप से इसको पुल और पुश फैक्टर में कहने का मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक होता है आप्रवास और दूसरा होता है उत्प्रवास। ठीक है। आप्रवास का मतलब होता है किसी भी कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है या नए स्थान पर आ जाता है। ठीक है। आ, ठीक है। इसको हम पुल फैक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति का नए स्थान पर आ जाना। ठीक है। तो इसको हम आप्रवास बोलते हैं। और उत्प्रवास का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का नए स्थान पर चले जाना। ठीक है। तो इसका मतलब होता है उत्प्रवास। ठीक है। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। ठीक है। तो इसको हम जिस जिस समय हमने जो वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी थी 12th क्लास की दूसरी बुक, उसमें पढ़ा था कि जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है वहाँ पे उत्प्रवास सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। ओ सॉरी, आप्रवास। और उसके बाद में जो यूपी है उससे, यूपी स्टेट से उत्प्रवास ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है। पुल और पुश फैक्टर है वो प्रवास से संबंधित है, आप्रवास और उत्प्रवास का मतलब आपको पता चल गया। ठीक है। तो अब हम बेसिक चीज़ें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि इंडिया में प्रवास का क्या पैटर्न है और कितने प्रकार का होता है, कारण क्या है और परिणाम क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक देखेंगे। अभी शुरुआत में यहाँ पे काम की बातें नहीं दे रखी है। ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, लफ्ज है। उन्होंने बोला था, सर जमीन ए हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है। यानी हिंदुस्तान को इन्होंने एक जो पॉइंट आउट किया है, उन्होंने बोला है कि सर जमीन ए हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक। ठीक है। कहने का मतलब डाइवर्स जो रीजन है, पोर्शन है, कल्चर के साथ में, सोसाइटी के साथ में लोग हिंदुस्तान में आते गए, मतलब बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है। तो इनका मतलब यही है कि विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे, और इसी प्रकार भारत की विरचना हुई। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसके बाद में जो रेशियल डाइवर्सिटी है, उसके बाद में जो कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया में जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो डाइवर्स लैंड है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इसी प्रकार भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और
पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास करते हैं। ठीक है, तो अब इन रीजन में प्रवास करने का मध्यम पूर्व जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट का मतलब जो फारस की खाड़ी है उसके आसपास के जो देश हैं, फॉर एग्जाम्पल सऊदी, ईरान, इराक, ठीक है, बहरीन है, यूएई है, ठीक है, ओमान है। तो यहाँ पे क्या पेट्रोलियम रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच है। ठीक है, तो वहाँ पे इस वर्क के लिए लोग जाते हैं। उसके बाद में अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिणी पूर्वी एशिया है। वहाँ पर जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद में जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जॉब होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय प्रसार की बात कर रहा है इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा का मतलब है कि भारतीय विश्व के किन किन भागों में किन किन लोकेशन पर जाके रह रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिला के हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, भारतीय प्रसार। तो इसमें एक बार हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि उपनिवेश काल ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, गुयाना, फिजी, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांसीसियों और जर्मनियों द्वारा रीयूनियन द्वीप, गुआडेलोप और मार्टिनिक और सूरीनाम से सूरीनाम में फ्रांसीस तथा डच लोगों और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन दीव और दमन दीव से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में करारबंद लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि के लिए भेजा था। ठीक है, अब ये पे ब्रिटिश काल की बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग स्थानों पर जो अलग अलग जो औपनिवेशिक कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन थे, फ्रांसिस थे, पुर्तगाली थे, डच थे, वो इंडियन लोगों को बाहर रोपण कृषि के लेके गए। ऐसे सभी प्रवास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत आते थे, और फिर भी इन करारबंद मजदूरों के जीवन की दशाएं दासों से बेहतर नहीं थी। ठीक है, यहाँ वहाँ पे उनको इंडिया से वहाँ उनको वहाँ पे ले जाते थे, और वहाँ पे उनको जो मजदूर बाउंडेड लेबर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करवाते थे। ठीक है, खाने पीने की, रहने की अच्छी फैसिलिटी होती नहीं थी, तो इस वजह से सिचुएशन थोड़ी अनुकूल नहीं थी। प्रवासियों की दूसरी तरंग ने नूतन समय में व्यवसायों, शिल्पियों, व्यापारियों, फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए, और यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। ठीक है, तो दूसरी तरंग कहने का मतलब थोड़ी जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हैं हम। 1990 के दशक में पश्चिमी एशिया में हुई सहसा तेल वर्दी द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ। कुछ बाह्य प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों और व्यवसाय को भी पश्चिमी देशों में प्रवास हुआ है। ठीक है, तो पहली तरंग तो बाउंडेड लेबर के रूप में हुई थी। ठीक है, और दूसरी तरंग है वो व्यवसाय, शिल्पियों और व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी। और प्रवासियों की तीसरी तरंग है जो डॉक्टरों, अभियंताओं यानी जो इंजीनियर्स है, 1960 के बाद सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में, और परामर्शदाताओं और वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों, और 1980 के बाद के जो अन्य समाविष्ट थे। ठीक है, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी इत्यादि में प्रवास किया। इन व्यवसायों ने सर्वाधिक शिक्षित, उच्चतम अर्जन करने वाले सफलतम समूहों में से एक होने की विशेषता का आनंद लिया। उदारीकरण के पश्चात 1990 के दशक में शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय उत्प्रवास ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया, और इन सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने देशों में महत्वपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो अब इन बॉक्स से हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो पहली तरंग है वो बाउंडेड लेबर के रूप में गई थी, दूसरी तरंग व्यापारियों के रूप में, और तीसरी तरंग विशेषज्ञों के रूप में गई थी। तो एग्जाम में कभी भी आपसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो भारतीय प्रसार है वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंजीनियर्स है, जो मैनेजमेंट में काम करते हैं, जो फाइनेंस में काम करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं बाहर, उनको काफ़ी अच्छी खासी रकम मिलती है, तो वो क्या करते हैं, डॉलर के रूप में इंडिया में भेजते हैं। ठीक है, तो भारत में एक तो जो जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात है कि जो इंडिया में उनके जो रिलेटिव्स रह रहे हैं उनको अच्छी खासी पेमेंट मिल रही है। ठीक है, तो देश की जीडीपी में भी ग्रोथ हो रही है, और जो देश में लोग रह रहे हैं, उनके परिवार वाले रह रहे हैं इंडिया में, उनका जो पर कैपिटा इनकम है, जो क्या बोलते हैं उनको, उनकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें इस पैराग्राफ से याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे प्रवास के बारे में, माइग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से माइग्रेशन शुरुआत हो रही है। तो एक बार यहाँ से ध्यान से पढ़ते हैं इसको कि आप भारत में जनगणना से पहले ही परिचित हैं। इसमें देश के प्रवास से संबंध सूचना होती है। वास्तव में प्रवास को 1881 में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया। ठीक है, अब हमने
इंडिया की जो पॉपुलेशन सेंसस का पिछला सेशन पढ़ा था, फर्स्ट नंबर चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 1881 में भारत की प्रथम संचालित, यानी 1881 में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी, और 1872 में जनगणना का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो पूर्ण नहीं कहते हैं उसको। ठीक है। तो इस प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया। इन आंकड़ों में जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। यहाँ पे कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट है उनको एक बार हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है। पहली लाइन तो ये है कि 1881 में जन्म के स्थान के आधार पर माइग्रेशन के आंकड़े लिए गए। 1961 की जनगणना का पहला मुख्य संशोधन किया गया था, और उसमें दो घटक अर्थात जन्म के स्थान अर्थात गांव या नगर, और यदि अन्यत्र जन्मा हो तो निवास के अवधि सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। अब 1961 में दो चीजें जोड़ी। पहली चीज तो ये जोड़ी है कि जन्म का स्थान क्या है, अर्थात गांव में जन्मा या नगर में जन्मा। ठीक है। और यदि कहीं अन्य लोकेशन पे जन्मा। ठीक है। दूसरा है कि निवास की अवधि, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो कितने टाइम तक रहा। फॉर एग्जांपल बात करें कि इंडिया में राजस्थान में किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है। ठीक है। और वो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में रह रहा है। ठीक है। तो उस महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति का जो प्रवास है उसकी हिस्ट्री देखी तो उसको पता चला कि जो जयपुर में किसी गांव में जन्म हुआ था, और वो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में रह रहा है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि वो महाराष्ट्र में कितने टाइम से रह रहा है। ठीक है। निवास की अवधि भी सम्मिलित की गई। तो 1961 में दो चीजें इंक्लूड की गई। उसके बाद में 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को भी समाविष्ट किया गया है। यानी जो पिछला निवास स्थान है और गणना के स्थान के रुकने की अवधि, यानी कितने दिन यहाँ पे रुका है। ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 1971 में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 में जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया है। यानी 1981 में किन कारणों से प्रवास किया व्यक्ति ने, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रवास हुआ, या रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ये जो कारण था, जो कोज था माइग्रेशन का, उसको इंक्लूड किया 1981 में। ठीक है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1981 सॉरी 1881, 1961, 1970 और 1981, ये जो 4 ईयर है, और उनमें कौन कौन से संशोधन हुए उनको याद रखने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है कि क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ। ये लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ। यदि नहीं तो जन्म के स्थान पर ग्रामीण या नगरीय स्थिति, जिले, राज्य के नाम, यदि भारत से बाहर है तो देश का नाम। ठीक है। और उसके बाद में क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं से आया है, यदि हाँ तो निवास का पूर्व स्थान। ठीक है। और हमने अभी एग्जांपल दिया ना कि राजस्थान के जयपुर के किसी गांव में रहता था, और उसके बाद में महाराष्ट्र में चला गया। ठीक है। तो पूर्व स्थान का मतलब है कि जयपुर के किस गांव में रहता था वो। और उसके बाद में जिले, राज्य का नाम, यदि भारत से बाहर से आया तो देश के बारे में। ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। जो इंडियन सेंसस है, पॉपुलेशन सेंसस, उनमें दो आधार पर होती है। पहला है जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के रूप में जाना जाता है। और निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इन्हें निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में माना जाता है। अब इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है एक बार वापस देखते हैं। पहला है कि जन्म का स्थान। ठीक है। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, यानी व्यक्ति जयपुर के किसी ग्रामीण इलाके में जन्मा है और प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में रह रहा है। ठीक है। तो उस व्यक्ति का पता करना कि महाराष्ट्र में भी व्यक्ति रह रहा है, और वहां पे उन्होंने मकान ले लिया, और वहां पे प्रेजेंट टाइम में रह रहा, वोटिंग वहाँ पे हो रही है उसकी। ठीक है। तो उसको पता करना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री देखेंगे तो जयपुर के किसी ग्रामीण इलाके में मिलेगी। ठीक है। तो जन्म का स्थान, ठीक है, कहने का मतलब जन्म उसका ग्रामीण इलाके में हुआ, जयपुर में, राजस्थान राज्य में। ठीक है। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, गणना कहाँ हो रही है उसकी, महाराष्ट्र में हो रही है, जन्म कहाँ हुआ, राजस्थान में हुआ। ठीक है। तो इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है, यानी महाराष्ट्र में इसको प्रवासी कहेंगे, माइग्रेंट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। ठीक है। अब निवास का स्थान क्या है कि व्यक्ति पहले राजस्थान में रह रहा था और अब महाराष्ट्र में रह रहा है। ठीक है। तो इसको निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में समझा जाएगा। ठीक है। तो इसको भी सेकंड कैटेगरी को भी प्रवास के रूप में समझा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ 37% ऐसे प्रवासियों की संख्या थी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। यानी लगभग
45.6 करोड़ यानी 37% पॉपुलेशन है वो प्रवासियों की कैटेगरी में आती है। ठीक है, और निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में ये संख्या 31.5 करोड़ यानी 31% थी। ठीक है, तो जो पहली कैटेगरी हमने पढ़ी है जन्म के स्थान पर, ठीक है, एक मिनट, पिछले स्थान, निवास के पिछले स्थान पर के संदर्भ में तो ये 31% है, और दूसरी है कि 45 करोड़ है जिनमें ऐसे प्रवासी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में है। ठीक है, और पिछले स्थान, ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं लगभग। ठीक है, लेकिन ये है कि पहली कैटेगरी में जन्म का स्थान है, दूसरा निवास का स्थान है। ठीक है, तो आपको ये डाटा याद रखने हैं कि जो टोटल है वो निवास के पिछले स्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 45.6 करोड़ है, और जो 31% है वो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में, यानी 37 और 31%, 31% है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रवास की धाराएं। ठीक है, जो स्ट्रीम्स है प्रवास की धाराएं, उसका क्या मतलब है कि प्रवास की 4 प्रकार की धाराएं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण और नगरीय से नगरीय। यानी कोई व्यक्ति ग्रामीण से ग्रामीण में प्रवास कर रहा है, ग्रामीण से नगर में कर रहा है, नगर से ग्रामीण में, और नगर से नगर में कर रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम किस में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि आंतरिक प्रवास देश के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर एवं अन्य देशों के अंदर होता है। संबंधित कुछ तथ्य यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। आंतरिक प्रवास का मतलब है कोई व्यक्ति राजस्थान से महाराष्ट्र में चला गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब है कि कोई व्यक्ति इंडिया से अमेरिका चला गया। ठीक है, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण, और दूसरी है ग्रामीण से नगरीय, तीसरी है ग्रामीण से ग्रामीण, और चौथी है ग्रामीण से नगरीय। अब 2011 की जनगणना के दौरान पिछले निवास के आधार पर परिकल्पित 45.6 करोड़ प्रवासियों में से 14.2 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया है। यानी वो पहले राजस्थान में रह रहे थे, अब वो महाराष्ट्र में चले गए। इनमें से 11.9 करोड़ अंतर राज्य प्रवासी है। ठीक है, अंतर राज्य का मतलब क्या है कि एक ही राज्य में रह रहे हैं। ठीक है, तो 14.2 में से राजस्थान के जयपुर से चल के वो जोधपुर चले गए। ठीक है, और दूसरा है ये 14.2 में से कितना, 11.9%। ठीक है, इसमें से अधिकांश विवाहपरंत प्रवासी थे। ठीक है, एक मिनट, विवाहपरंत प्रवासी थी, यानी जो महिलाओं का परसेंटेज है वो ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवासियों की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों का विवरण चित्र 2.1 और 2.2 में 2.1 और 2.1 और ख में प्रस्तुत किया गया है। इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर राज्य का मतलब है इंटर स्टेट, दो राज्यों के बीच में, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में ये अंतर राज्य की प्रवास की बात हो रही है। अंतर राज्य यानी राजस्थान के जयपुर से जोधपुर की बात कर रहे हैं। तो इसमें ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास ज्यादा हुआ है, और इसमें पुरुष ज्यादा है, सॉरी स्त्रियां ज्यादा है। ठीक है, जो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास हो रहा है और अंतर राज्य प्रवास हो रहा है उसमें लेडीज, महिलाओं की संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुरुष। पुरुष तो लगभग 12% के आसपास है, वहीं पे महिलाएं 47% के आसपास है। उसी प्रकार ग्रामीण से नगरीय प्रवास में भी महिलाएं ज्यादा है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में भी महिलाएं ज्यादा है, और नगरीय से नगरीय प्रवास में भी महिलाएं ज्यादा है। यानी अंतर राज्य प्रवास में याद रखना है महिलाएं ज्यादा प्रवास करती है पुरुष के तुलना में। उसी प्रकार दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो अंतर राज्य प्रवास है यानी राजस्थान से महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है, तो उसमें ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं ज्यादा होती है। कहने का मतलब राजस्थान के किसी गांव से महाराष्ट्र के किसी गांव में महिलाएं ज्यादा जाएगी एज कम्पेयर टू पुरुष। उसी प्रकार ग्रामीण से नगरीय, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में जो फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के किसी ग्रामीण जोधपुर या जयपुर के किसी ग्रामीण इलाके से कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में जाएगा और वहाँ पे बॉम्बे में रहेगा जाके, तो वहाँ पे पुरुष ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू महिलाएं। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके बाद में नगरीय से ग्रामीण, अब नगरीय से ग्रामीण में स्त्री ज्यादा है और नगरीय से नगरीय में भी स्त्री ज्यादा है। कहने का मतलब 8 में से 7 ऐसी स्ट्रीम है जहां पर महिलाएं ज्यादा प्रवास करती है, एक स्ट्रीम को छोड़ दें तो। ठीक है, इसमें वो है ग्रामीण से नगरीय, और यहाँ पे पुरुष प्रधान है। क्यों है पुरुष प्रधान, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक कारणों से होती है। कहने का मतलब जो रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति जाते हैं दूसरे स्टेट में,
ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंटर स्टेट यानी एक राज्य के बीच में, सॉरी हाँ, इंटर स्टेट यानी अंतर राज्य प्रवास होता है, उसमें चारों स्ट्रीम में महिलाएं ज़्यादा करती है प्रवास। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। उसके बाद में दूसरी तरफ जो अंतरराज्यीय प्रवास होता है यानी दो राज्यों के बीच में प्रवास होता है, उसमें एक स्ट्रीम छोड़ दे, ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण का मतलब है कि राजस्थान के कोई गांव से महाराष्ट्र के किसी शहर यानी बॉम्बे, नागपुर, पुणे, यहाँ पर व्यक्ति जाएगा तो वह पुरुष प्रधान होगा। ठीक है, ये प्रवास की स्ट्रीम, बाकी तीनों स्ट्रीम महिलाओं द्वारा ज्यादा की जाती है प्रवास। ठीक है, तो ये दो तीन लाइनें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक प्रवास की। इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से भी आप्रवास और उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है। आप्रवास का मतलब है भारत में आना और उत्प्रवास का मतलब है भारत से बाहर जाना। ठीक है, तो जो तालिका 2.1 है पड़ोसी देशों से प्रवासियों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है, और 2011 की जनगणना में अंकित आंकड़ों से भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। इनमें 88.9% पड़ोसी देशों से आए हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो 50 लाख व्यक्ति भारत में आए हैं उनमें से 88.9% व्यक्ति है जो बांग्लादेश, नेपाल और इसके बाद पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रीम दे रखी है कि जो कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उसका 100% माने तो पड़ोसी देशों से प्रवास कितना हुआ है, वो हुआ 88.9%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आए हैं 51.2%, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से आए हैं 17.1%। उसके बाद में तीसरे नंबर पर नेपाल है 15.1%, और चौथे नंबर पर श्रीलंका है 3.7%। ठीक है, तो ये चार जो कंट्रीज है उनको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर है म्यांमार 1.1%, और भूटान से सबसे कम है, भूटान और अफगानिस्तान के दोनों बराबर है, और चीन से 0.31% है। तो सबसे पहले आपको बांग्लादेश याद रखना, उसके बाद में पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर नेपाल है, और चौथे नंबर पर श्रीलंका है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था प्रवास के संबंध में बेसिक डाटा, और आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। तो ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एक तो जो पड़ोसी देशों से संबंध में है, जो अप्रवासी, अप्रवासी का मतलब है कि दूसरे देश से इंडिया में लोग रहने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक है बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर नेपाल, और चौथे नंबर पर श्रीलंका। तो यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश, नेपाल और इसके बाद में पाकिस्तान प्रमुख है। ठीक है, तो बांग्लादेश में एक नंबर है, पाकिस्तान दो नंबर, नेपाल तीन नंबर, और श्रीलंका है चार नंबर। ठीक है, तो ये स्टेट याद रखने हैं। दूसरी चीज ये याद रखनी है इंडेक्स। ठीक है, जो अंतर्राज्यीय प्रवास होता है उनमें चारों स्ट्रीम में महिलाएं प्रवास ज्यादा करती है, और अंतर्राज्यीय प्रवास है, ठीक है, इस इंडेक्स में पुरुष एक स्ट्रीम में ज्यादा करते हैं प्रवास एज कम्पेयर टू जो तीन है वो वहाँ पे महिलाएं ज्यादा करती है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये तीन जो चार सन है, ठीक है, ईयर दे रखे हैं, उनके बारे में देखना है। ठीक है, तो पहला तो आपको 1981 का देखना है, यानी जन्म के स्थान के आधार पर 1961 की जनगणना में। ठीक है, इसमें दो चीजें जोड़ी गई, जन्म के स्थान पर यदि जन्म ग्रामीण में हुआ है या शहर में हुआ है, और निवास की अवधि। ठीक है, और तीसरा है 1971 का, इसमें पिछले निवास स्थान के आधार पर। ठीक है, और जनगणना में स्थान के रुकने की अवधि की बात कर रहा है, और चौथा है जो इसमें है प्रवास के कारण की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में पूछ लेंगे कि उसमें ऐसा आ जाएगा कि प्रवास की जो स्ट्रीम है वो किस कारण से प्रवास कर रही है, ये डाटा कौन सी जनगणना में इंक्लूड किया गया है, तो आपको ये चार ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो इनमें 1981 है जो करेक्ट होगा। ठीक है, जो प्रवास के कारणों की सूचना है वो 1981 में समावेशित की गई है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और ये तीन स्ट्रीम याद रखनी है, पहली है वो बाउंडेड लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी। ठीक है, जो मजदूरों के संबंध में, दूसरी है व्यापारियों के संबंध में, और तीसरी है जो इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभियंता है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वित्तीय सेक्टर है, संचार का माध्यम है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रीम का प्रवास हुआ था। तो ये तीन चार चीज़ें इसमें भी याद रखनी है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू।